वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो करेंट अफेयर की महत्वपूर्ण श्रृंखला में ये तीसरी श्रृंखला है। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष 25 सितंबर को 2024 को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूर्ण हुए। इस पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। इस पहल का उद्देश्य भारत को डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। तो डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ग्लोबल हब बनाना है भारत को, ये मूल उद्देश्य था। और आप सभी को जानकारी होगी कि मेक इन इंडिया 2.0 चरण में 27 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो निम्नलिखित है। तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत आने वाले विनिर्माण के क्षेत्र क्या हैं और सेवा के क्षेत्र क्या हैं। तो विनिर्माण में देखिए एरोस्पेस और रक्षा है, ऑटोमोटिव एंड ऑटो घटक है, फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण है, पूंजीगत माल है, वस्त्र एवं परिधान है, रसायन और पेट्रोकेमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण है, चमड़ा और जूते हैं, खाद्य प्रसंस्करण है, रत्न आभूषण है, शिपिंग है, रेलवे निर्माण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र में सर्विसेज सेक्टर में क्या है, तो आईटी और आईटीईएस यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, लेखा वित्त सेवाएं, ऑडियो विजुअल सेवाएं, कानूनी सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, पर्यावरण सेवा, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा सेवाएं। तो जो भी सर्विसेज हैं वो भी है और विनिर्माण क्षेत्र है। तो मेक इन इंडिया पहल को सक्षम बनाने के लिए कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं, तो उत्पादन लिंक प्रोत्साहन पीएलआई स्कीम, पीएम गति शक्ति योजना, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा, इन ये अहम है, स्टार्टअप इंडिया, कर सुधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस विकास कार्यक्रम। तो देखिए भारत में एफडीआई में प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है। 2014-15 में ये कुल 45.14 यूएस बिलियन डॉलर था, उससे बढ़ करके 2021-22 में 84.83 यूएस बिलियन डॉलर हो गया है, मतलब बिलियन, हाँ बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। अप्रैल 2014 और मार्च 2024 के बीच भारत ने 667.41 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया है। मतलब टोटल जो है भारत ने 667.41 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया, आकर्षित किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एफडीआई बहुत ज़्यादा मिला है, जिससे बहुत सारे मास्टर प्लान में सहूलियत होगी, फंड से ही सारा काम होगा। तो 2023-24 में एफडीआई का प्रवाह 70.95 बिलियन यूएस डॉलर था, जिसमें इक्विटी फ्लो जो है 44.42 बिलियन तक पहुंच गया, जो वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। तो ग्लोबल जो इन्वेस्टर हैं वो भारत में इंटरेस्ट रख रहे हैं, भारत में रुचि दिखा रहे हैं और भारत का महत्व वैश्विक रूप से बढ़ रहा है। तो एफडीआई जितना ज़्यादा हो रहा है यानी कि विश्व के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां क्या है, स्वदेशी टीका निर्माण है, मतलब वैक्सीन का प्रोडक्शन। तो स्वदेशी रूप से निर्मित टीकों की मदद से भारत ने न केवल रिकॉर्ड समय में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज हासिल किया, बल्कि दुनिया भर के कई विकासशील और अविकसित देशों को जीवन रक्षक टीकों का प्रमुख निर्यातक भी बन गया। तो ये भारत ने तो कोविड-19 के समय में टीका तो बनाया ही है और पूरे विश्व कितने विकासशील और अविकसित देशों को जीवन रक्षक टीका भी उपलब्ध कराया, यानी कि निर्यात किया। तो ये निर्यातक बन गया। भारत दुनिया के लगभग 60% टीकों की आपूर्ति करता है। तो 60% जो वैक्सीन है वो अकेले इंडिया जो है वो सप्लाई कर देता है वर्ल्ड में। ठीक है, देखिए स्वदेशी रूप से निर्मित टीकों की बात हो गई। वंदे भारत, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन है, मेक इन इंडिया पहल की सफलता को चिन्हित करती है। तो मेक इन इंडिया के तहत ही सेमी हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत चलाई गई। वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन सेवाएं उन्नत रेल प्रौद्योगिकी में भारत की
बड़ी क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो ये वंदे भारत जो है हाई टेक्नोलॉजी की ट्रेन है। और डिफेंस में देखिए, डिफेंस प्रोडक्शन में भारत ने रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसे देश के घरेलू रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लॉन्चिंग के रूप में देखा जा सकता है। तो INS विक्रांत जो है वो विमान वाहक पोत है जो स्वदेशी रूप से बना है और 2023-24 में रक्षा उत्पादन बढ़ करके 1.27 लाख करोड़ रुपया हो गया है, जिसका निर्यात 90 से अधिक देशों तक पहुंच गया है। तो रक्षा उत्पादन कितना हो गया? 1.27 लाख करोड़ रुपया हो गया है, जिसका निर्यात 90 से अधिक देशों तक पहुंच गया है। तो बहुत बड़ी बात है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्या है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र वित्त वर्ष 2023 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। कितना पहुंच गया इलेक्ट्रॉनिक? 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2023 के वित्तीय वर्ष में। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन की कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 43% हिस्सेदारी भारत की है। मोबाइल फ़ोन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है और चाइना जो है 1 नंबर पे है। वर्तमान में 99% मोबाइल फ़ोन विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाता है। तो 99% जो मोबाइल फ़ोन है वो घरेलू स्तर पर किया जाता है। अन्य उपलब्धियाँ क्या है? देखिए, मेड इन बिहार जूते अब रूसी सेना के उपकरणों का हिस्सा है। तो रूस में जो अभी रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, वो जूते जो बन कर के जाते हैं बिहार से जाते हैं, जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो मेड इन बिहार जो जूते हैं रूसी सेना को दिया जाता है। अमूल जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड दूध की जो कंपनी है ने अमेरिका में अपने डेयरी उत्पादों को लॉन्च करके अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। कपड़ा उद्योग ने देश भर में कुल 14.5 करोड़ नौकरियों का सृजन किया है। तो कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। तो उसने 14.5 करोड़ नौकरियां तो अकेले ही सृजित कर दी है। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष। आपको पता है कि महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को 2014 को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए SBM ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी लॉन्च किया गया। तो आपको पता है कि SBM ग्रामीण और SBM शहरी ये 2 हैं और 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री कौन थी? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। और 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। क्या है भाई स्वच्छ भारत मिशन क्यों लॉन्च किया गया? तो इसका उद्देश्य है कि किसी क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करना है। तो ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, ये ODF था मेन टारगेट। और यदि दिन के समय किसी भी समय वहाँ एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए न पाया जाए और खुले में शौच से मुक्त किसी क्षेत्र को घोषित किया जा सकता है। और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना और भारत का खुले में शौच मुक्त का निर्माण। स्कूल और आंगनबाड़ी के शौचालयों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना है। जो विद्यालय हैं और आंगनबाड़ी के शौचालय हैं उनको अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली वहाँ लागू करना है। और उपलब्धियाँ क्या है? तो मिशन इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। आंकड़ा कितना है? 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। और 2 अक्टूबर 2019 को लगभग 6 लाख गाँवों को ODF प्लस घोषित कर दिया गया, माने ओपन डेफिकेशन फ्री। और वर्ष 2021 में 5 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने SBM 2.0 लॉन्च किया, जिसमें अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना, मल या कीचड़ का प्रबंधन करने, प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने और ग्रे वाटर प्रबंधन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो ग्रे वाटर प्रबंधन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। शहरी भारत ODF बन चुका है, माने ओपन डेफिकेशन बन गया है। सभी 4715 शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडी पूर्ण रूप से ODF बन चुके हैं। प्रगति देखिए, नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये 2024 में 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति के माध्यम से बातचीत प्रत्येक महीने के चौथे बुधवार को एक बार आयोजित की जाती है, जिसे प्रगति दिवस प्रत्येक महीने के चौथे बुधवार को एक बार बातचीत के माध्यम से ये आयोजित की जाती है और उस बुधवार के दिन को प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। तो प्रगति का फुल फॉर्म क्या है?
प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन वर्ष 2000, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसे 2015 में लॉन्च किया गया। यह एक बहुउद्देशीय मंच है जो प्रधानमंत्री के विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से तैयार किया जाता है। तो इसमें एक बार फिर से सुन लीजिए कि ये 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक बहुउद्देशीय मंच है जो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। ये पीएमओ की टीम ने एनआईसी की मदद से तैयार किया है। इस त्रिस्तरीय प्रणाली में पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल है। तो कौन कौन है इसमें? पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव इसमें शामिल है त्रिस्तरीय प्रणाली में, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन में। इस मंच के 3 उद्देश्य है कि शिकायत निवारण करना है, कार्यक्रम कार्यान्वयन करना है, परियोजना की निगरानी करनी है। तो ये 3 उद्देश्य हैं: शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और परियोजना की निगरानी। यह मंच 3 प्रौद्योगिकी, डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी को एक साथ लाता है। डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी को एक साथ लाता है। यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। वो एक ही पोर्टल पर कनेक्टेड हैं, राज्य के, भारत के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ावा देता है। यह मंच रियल टाइम उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के विनिमय के साथ ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही हेतु एक मजबूत प्रणाली है। अब देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य। अब राष्ट्रीय घटनाएं क्या हुई भारत में? तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जुलाई 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को वर्गीकरण किया जा सकता है। आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण किया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने EV चिनैया मामले के अपने फैसले की समीक्षा की। तो सुप्रीम कोर्ट ने EV चिनैया मामले में, है ना, देखिए यहाँ पे, तो ये तो DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, और दविंदर सिंह बनाम पंजाब, है ना, दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ये बताया गया। और EV चिनैया मामले के अपने फैसले की समीक्षा की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य विधानसभाएं प्रवेश और सार्वजनिक नौकरियों में, माने एडमिशन और गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकती, उसने ये कहा था। अब वर्तमान में क्या फैसले के बिंदु आए? अनुसूचित जाति कोई समरूप समूह नहीं है। SC ST के सदस्य अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आर्टिकल 14 जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है। सरकारें अनुसूचित जाति के बीच अधिक भेदभाव झेलने वाले लोगों को 15% आरक्षण में अधिक भार देने के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकती है। तो सरकारें जो हैं अनुसूचित जाति के बीच अधिक भेदभाव झेलने वाले लोगों को 15% आरक्षण में अधिक भार देने के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले कानूनों में वैधता की पुष्टि की है। तो ये पंजाब और तमिलनाडु में उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन की अनुमति देने वाले कानूनों की वैलिडिटी की पुष्टि की है, कंफर्म किया है कि यस इट विल बी वैलिड। सब क्लासिफिकेशन यदि SC ST में होता है पंजाब और तमिलनाडु में तो ये वैलिड होगा। राज्य SC और ST श्रेणी में क्रीमी लेयर की पहचान करने, उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर निकालने के लिए नीतियाँ विकसित कर सकता है। आरक्षण किसी श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए ना, फर्स्ट जनरेशन के लिए होना चाहिए। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की पहचान करने के विशेष अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। तो आर्टिकल 341 कहता है कि अनुसूचित जातियों की पहचान करने के विशेष अधिकार का ये उल्लंघन नहीं करता है।
उपवर्गीकरण करने की राज्य की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। एससी और एसटी उपवर्गीकरण से तात्पर्य, उपवर्गीकरण का अर्थ है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके सापेक्ष पिछड़ेपन के आधार पर उप समूहों में विभाजित करना। साथ ही उपवर्गीकरण के अनुरूप अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% के समग्र आरक्षण के भीतर विभेदक आरक्षण प्रदान करना है। तो एससी के लिए जो है 15 और एसटी के लिए जो है 7.5% के समग्र आरक्षण के भीतर विभेदक आरक्षण प्रदान करना होगा। इस प्रकार के उपवर्गीकरण को कोटा के भीतर कोटा या आरक्षण के भीतर आरक्षण के रूप में जाना जा सकता है। तो कोटा के भीतर माने कोटा और आरक्षण के भीतर आरक्षण, इसका मतलब यही हुआ कि एससी तो खुद एक आरक्षित वर्ग है और फिर उसमें जो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी बनाया जा सकता है, ये है। और इस विचार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सबसे वंचित और बहिष्कृत समूह तक पहुंच, जिन्हें अक्सर दलितों के बीच दलित या आदिवासियों के बीच आदिवासी कहा जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में समरूपता नहीं है, बल्कि इनके अंतर्गत विभिन्न जातियां और जनजातियां शामिल है, जिनमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन की अलग अलग डिग्री है। तो बहुत सारे इसमें सब क्लासिफिकेशन है, विभिन्न जातियाँ और जनजातियाँ हैं जिनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन की डिग्री अलग अलग है। तो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से अलग अलग उनका स्तर है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कुछ समूह उपजातियाँ दूसरों की तुलना में आरक्षण के लाभों तक अधिक पहुँच बनाने में सक्षम रही है, जिसके कारण इन समूहों के भीतर एक क्रीमी लेयर या कुलीन वर्ग का निर्माण होता है। तो क्रीमी लेयर या कुलीन वर्ग का निर्माण होता है, ये है। इसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमजोर और वंचित वर्ग और अधिक हाशियों पर चले गए हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार भेदभाव, हिंसा और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सबसे कमजोर और वंचित वर्ग है जो अधिक हाशिए पर चले गए हैं, अंतिम पायदान पर है, लगातार उन्हें भेदभाव, हिंसा और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है समाज में। उपवर्गीकरण का उद्देश्य इस अंतर समूह असमानता को दूर करना है और सुनिश्चित करना है कि आरक्षण नीति अधिक न्यायसंगत और समावेशी रहे। तो सबको समावेशी बनाना है, न्यायसंगत, यही इसका मूल उद्देश्य था कि जो उनके बीच की जो गहरी खाई है, जातिगत, आर्थिक, सामाजिक, उस असमानता को दूर करना है। और हमसफर नीति देखिए, हमसफर नीति जो है अक्टूबर 2024 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन जयराम गडकरी के अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए हमसफर नीति, तो ये हमसफर नीति जो है राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। आपको पता हो कि हमसफर नीति एक व्यापक पहल है जिसे भारत के राजमार्ग नेटवर्क को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो राजमार्ग नेटवर्क है, उसको बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कई आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह नीति यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करती है कि राजमार्ग अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और सभी के लिए सुलभ हो, यानी कि सब सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा राजमार्ग में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क यात्रा को अधिक आरामदायक बनाना, सुविधाजनक और समावेशी बनाना। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई आवश्यक सुविधाएं शुरू की जाएंगी और इसका उन्नयन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। उचित स्वच्छता सुविधा, नियमित अंतराल पर स्वच्छ और सुव्यवस्थित शौचालय स्थापित किया जाए। छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए शिशु देखभाल के लिए समर्पित कमरे और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी, तो बच्चों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जाए। इसके अंतर्गत दिव्यांग यात्रियों की सुगम्यता पर मुख्य ध्यान, जो फिजिकली डिजेबल्ड हैं यात्रियों की सुगम्यता पर ध्यान दिया जाएगा और उनके लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की जाएगी। अब नेक्स्ट जो है पोल्लावरम परियोजना विवाद। दिसंबर 2024 में बीजू जनता दल ने आंध्र प्रदेश में पोल्लावरम बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया है। क्या है भाई? तो बीजू जनता दल ने आंध्र प्रदेश में अपना विरोध पोल्लावरम बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे उड़ीसा के मलकानगिरी में बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी तथा कई आदिवासी समुदाय विस्थापित हो जाएंगे। तो पोल्लावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश की परियोजना है और उससे उड़ीसा के मलकानगिरी में बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है और इससे आदिवासी समुदाय जो है
संकटमय हो सकते हैं, संकटग्रस्त हो सकते हैं और विस्थापित हो जाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इससे उड़ीसा को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है, बीजू जनता दल। अच्छा, पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी के ऊपर एक निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना को भारत की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। इसके जलाशय का बैक वाटर डुमुगुडेम एनीकट अर्थात मुख्य नदी की ओर पोलावरम बांध से लगभग 150 किलोमीटर पीछे और सबरी नदी की ओर लगभग 115 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पे यही बस बताना चाहता है कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्रा के एलोरू डिस्ट्रिक्ट और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर एक निर्माणाधीन है, मतलब निर्माण कार्य चल रहा है, बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इस परियोजना को भारत की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया है। तो ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है और इसके जलाशय का बैक वाटर डुमुगुडेम एनीकट तक यानी मुख्य नदी की ओर पोलावरम बांध से लगभग 150 किलोमीटर पीछे और सबरी नदी की ओर 115 किलोमीटर। तो ये 150 किलोमीटर पीछे और सबरी नदी की ओर 115 किलोमीटर फैला है। इस प्रकार बैक वाटर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के कुछ हिस्सों में भी फैल जाता है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, ये 3 राज्यों को कवर कर रहा है। पोलावरम परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो सामाजिक और इस योजना से लगभग 276 गाँव के 1.5 लाख से अधिक लोगों के विस्थापित होने की आशंका है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है विस्थापित करना, और अनुमान है कि हर 5 एकड़ सिंचित भूमि पर एक आदिवासी परिवार अपनी ज़मीन खो देगा। तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो 5 एकड़ सिंचित भूमि पर आदिवासी परिवार अपनी ज़मीन खो देगा। और पर्यावरणीय प्रभाव क्या है कि बांध के बैक वाटर से अनुमानित 3731 हेक्टेयर वन भूमि जलमग्न हो जाएगी। इतना अधिक पानी आएगा कि 3731 हेक्टेयर वन भूमि जलमग्न हो जाएगी। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन ने पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान के बारे में चिंता जताई है। तो इकोसिस्टम जो है क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, पानी ही पानी आ जाएगा, जिसमें कटाव और क्षेत्रीय भूस्खलन की बढ़ती संवेदनशीलता शामिल है। तो पानी के आने से कटाव, मिट्टी का कटाव हो सकता है और लैंडस्लाइड भी हो सकता है, रीजनल लैंडस्लाइड। तो क्षेत्रीय भूस्खलन भी बढ़ सकती है। तो 3731 हेक्टेयर वन भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिससे कटाव और क्षेत्रीय भूस्खलन की बढ़ती संवेदनशीलता शामिल है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण और पुनर्वास मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अब कोई बहाना नहीं अभियान भारत सरकार ने 25 नवंबर 2024 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी अब कोई बहाना नहीं और नई चेतना 3.0 अब कोई बहाना नहीं और नई चेतना 3.0 अभियान जारी किया है। 10 दिसंबर 2024 को मानवाधिकार दिवस तक चला है, 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक। इस अभियान के दौरान लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब कोई बहाना नहीं अभियान का उद्घाटन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान और ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासामी मौजूद थे। तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासामी जो है वो संचार राज्य मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे। अब कोई बहाना नहीं अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं और विभिन्न लिंगों के व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना है। महिलाओं और विभिन्न लिंग के व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना है, उनके जीवन को भय और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त करना है, कि डर का माहौल जो था वो ख़त्म करना है। लिंग आधारित जो भेदभाव होता है बच्चे और बच्चियों में, उसको ख़त्म करना है। महिला और पुरुषों के लिंग आधारित भेदभाव को ख़त्म करना है। महिलाओं को शर्म और सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए सशक्त बनाना है, ताकि वो अपने साथ हुए अत्याचारों की रिपोर्ट कर सके और अपनी गरिमा के लिए लड़ सकें। लिंग आधारित हिंसा का समाप्त करने के लिए आम जनता को संवेदनशील बनाना है। महिलाओं की सुरक्षा को एक मौलिक और गैर परक्राम्य राष्ट्रीय विकास और विकास प्राथमिकता के रूप में संदेश देना है। तो ये राष्ट्रीय विकास और विकास प्राथमिकता के रूप में महिलाओं की सुरक्षा को एक मौलिक और गैर परक्राम्य
राष्ट्रीय विकास और प्राथमिकता के रूप में संदेश देना है, यानी कि महिलाओं को की सुरक्षा जो है राष्ट्र में सर्वोपरि होनी चाहिए। तो आज के करंट अफेयर सत्र को यहीं तक करते हैं मित्रों। हमारे अपडेटेड कंटेंट को लगातार पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल PCS पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आने वाली जो भी वीडियो हैं ताकि आप तक आसानी से उपलब्ध हो जाए। यदि ये कंटेंट आपको सही लगे तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में साझा करिए, शेयर करिए और खूब मन लगा कर पढ़ते रहिए। आने वाले समय में हम लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रश्नावली भी हम लोग क्रमिक ढंग से कराते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल।